नमस्ते। निफ्टी ने दोबारा 24,500 के नीचे का क्लोज दे दिया। अगस्त 8 को भी निफ्टी 24,500 के नीचे यानी कि 24,363 पे उसने क्लोज दिया था, लेकिन वहाँ से एक तेज़ बाउंस बैक देखने मिला था और वहाँ से निफ्टी 25,100 तक जाके आया और उसके बाद ग्रेजुअली दोबारा 24,500 के नीचे का डिसाइसिव क्लोज मिला है। ये वाला जो 24,500 के नीचे का क्लोज है वो काफ़ी ख़राब है। उसके पीछे दो तीन मेन कारण है। पहला कारण तो इससे पहले जब भी निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट आ रही थी तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे थे, वो इतने ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहे थे। लेकिन ये वाली जो गिरावट है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में 1.8% की गिरावट देखने मिली, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स पिछले हफ्ते 3.2% गिरे। काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है। इसका मतलब जो HNIs और रिटेल इन्वेस्टर्स जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। वो लोग भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को वाइंड अप कर रहे हैं और ये एक बड़ा नेगेटिव संकेत है। दूसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव संकेत है वो है कि रुपी डॉलर का तेज़ गिरावट होना। डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स 97-98 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, जबकि उसका ऑल टाइम हाई 108 के आसपास था। लेकिन हमारा रुपी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसने 88 का लेवल भी डिसाइसिवली तोड़ दिया। फ्राइडे को तो बहुत ही तेज़ गिरावट देखने मिली थी रुपी में और ये एक बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस होगा, बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बिकॉज जो FPIs हैं वो लोग अपना पैसा डॉलर्स में लेके आते हैं, तो अगर रुपी में गिरावट देखने मिलती है डॉलर के मुकाबले तो उनको काफ़ी बड़ा हिट बैठता है। शेयर बाज़ार में गिरावट होती है वो तो है ही, साथ साथ में जो रुपी की गिरावट है वो भी उनके पोर्टफोलियोज को अंडर परफॉर्म करवाने के लिए और ज़्यादा मल्टीप्लाई करती है। इसलिए ये जो दूसरा फैक्टर है वो मार्केट को आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ा तंग करेगा। बिकॉज ये ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से जो एक्सपोर्टर्स को हिट बैठने वाला है US में जो एक्सपोर्ट करते थे उनको, तो RBI और गवर्नमेंट दोनों ही चाहेंगे कि हमारा रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुशन मिले। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको जो इनकम होती है वो डॉलर्स में होती है। तो मान लो कोई प्रोडक्ट उन्होंने $10 में बेचा और अगर हमारा रुपी का रेट 85 है तो उनको वो प्रोडक्ट के लिए 850 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर रुपी डेप्रिशिएट होके 90 पे चला जाता है तो सेम प्रोडक्ट के लिए उनको 900 रुपये मिलेंगे। तो सरकार चाहेगी कि थोड़ा सा रुपी भले ही अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसको होने दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो कुशन मिले और टैरिफ से लड़ने के लिए थोड़ा सा उनके लिए हेल्प हो जाए। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होने देंगे बिकॉज हम लोग नेट इम्पोर्टर है, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा रुपी में गिरावट होगी तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे लगता है चांसेस है कि रुपी धीरे धीरे 90 तक स्लाइड कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट रहेगा। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि जो लोग तेज़ी करना चाह रहे हैं मार्केट में उनके फेवर में क्या फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला तो है जो GST मीटिंग होने वाली है, सितंबर 2 और 3 का डेट बोल रहे हैं। तो उन दिनों पे अगर GST रेट कट्स और रेट रैशनलाइजेशन जिस हिसाब से सरकार ने अनाउंस किया था उस हिसाब से होता है तो वो बाज़ार के लिए एक कंफर्टिंग फैक्टर होगा। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक ना रहो, बिकॉज जब तक चीज़ों का फाइन प्रिंट नहीं आता तब तक बाज़ार थोड़ा सा स्केप्टिकल रहेगा
ऑलरेडी जो अनाउंसमेंट पे रैली आनी थी स्टॉक्स में जिनको फ़ायदा मिलना है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो चांसेस आर कि जब एक्चुअल अनाउंसमेंट हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो वो एक फैक्टर जो तेज़ी करने वाले हैं उनको ध्यान रखना होगा कि काफ़ी सारा पॉजिटिव न्यूज़ जीएसटी रैशनलाइजेशन का वो ऑलरेडी प्राइज्ड इन है। इंक्रीमेंटल कितना होता है वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो तेज़ी करने वालों के फेवर में वो है कि आरबीआई का पॉजिटिव अप्रोच। तो आरबीआई 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी कर चुकी है और सितंबर से जो सीआरआर कट है वो इफ़ेक्ट में आएगा। तो धीरे धीरे लिक्विडिटी की पोजीशन और ज़्यादा बेटर होते जाएगी। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है तेज़ी करने वालों के लिए। तीसरा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और नियर टर्म में मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देने के चांसेस रखता है वो है हमारा Q1 जीडीपी का डेटा। जो भी अनुमान थे स्ट्रीट पे उन सब के अपेक्षा से काफ़ी बेहतर जीडीपी का नंबर आया है। हमारी इकोनॉमी 7.8% से ग्रो हुई है Q1 में, जबकि स्ट्रीट पे जो एवरेज अनुमान था वो 6.7% के आसपास का था। मतलब अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेटर नंबर्स आए हैं। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग में 7.7% का ग्रोथ देखने मिला है Q1 में, सर्विसेज में 9.3% का और प्राइवेट कंजम्पशन में 7% का। ये काफ़ी बेहतरीन अच्छे नंबर्स आए हैं। अगर डिसअपॉइंटमेंट्स की बात करूँ तो एग्रीकल्चर पे जो अनुमान था 5-5.5% का था उसके बजाय 3.7% पे आया है। और जो इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग सेक्टर्स हैं इनमें भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिकॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून ऑलमोस्ट मिड मई तक आ गया था, जो कि जनरली जून के पहले हफ्ते में आता है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और माइनिंग सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। लेकिन ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ का नंबर बहुत ही बढ़िया आया है। तो चांसेस आर कि मंडे को जब बाज़ार खुले तो इनिशियली एटलीस्ट उसको पॉजिटिव सपोर्ट मिलने की कोशिश करें। इसके अलावा कैश पोजीशंस काफ़ी पड़ी हुई हैं डीआईआईज और एचएनआईज के पास। तो जब भी कोई मीनिंगफुल करेक्शंस देखने मिलेंगे तो चांसेस आर कि वो लोग अपना पैसा डिप्लॉय करने के लिए बाज़ार में लगाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो भूलना नहीं चाहिए कि हमारा बाज़ार ऑलमोस्ट पिछले एक साल से लास्ट सितंबर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो काफ़ी हद तक वैल्यूएशंस मॉडरेट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशंस हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ब्रॉडर इंडेक्स पे देखें तो हम लोग जो हिस्टोरिकल एवरेजेस पे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग नियर अबाउट उन हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं आज के डेट में भी, तो उनसे हमें बचना होगा। अगर मैं मंदी करने वाले लोगों की बात करूं तो उनके लिए जो सबसे बड़ा एंटाइसिंग फैक्टर होगा या बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग फैक्टर होगा वो रुपी का जो जिस तरह से फ्राइडे को गिरावट मिली है 88.2 तक चला गया और तेज़ गिरावट देखने मिली, वो बेयर्स को काफ़ी सपोर्ट करेगा बिकॉज इसकी वजह से एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। जब तक रुपी स्टेबलाइज नहीं होता तब तक एफपीआईज अपनी सेलिंग रोकने वाले नहीं हैं। दूसरा जो बड़ा फैक्टर मंदी करने वालों के फेवर में है वो है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स चल रहे हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों ही बाजू से बहुत बयानबाजी हो रही हैं। इंडिया ने भी बहुत ही टफ स्टैंड लिया है। हम लोग भी उनके हर एक एक्शन को हर एक उनके कमेंट्री का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो नियर टर्म में ये टेंशन कूल ऑफ होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। तो ये चीज़ भी
बाज़ार को और मंदी करने वालों को फेवर में रहेगी। इसके अलावा एफआईआईज़ की सेलिंग कंटिन्यूस जारी रहने वाली है, उसमें भी रुकावट होने के कोई संकेत आसार दिखाई नहीं दे रहे अगले कुछ हफ्तों के लिए। और एक जो सेंटीमेंट ख़राब करने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप जो आउट परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने भी अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी बाज़ार के रुख के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और आप देखोगे तो लगातार जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, बाज़ार उसको श्रग ऑफ करके मंदी की तरफ जा रहा है, वो भी मंदी वालों के लिए एक अच्छा कंफर्टिंग फैक्टर है। बिकॉज आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया, सीआरआर कट कर दिया, सरकार की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो गया कि जीएसटी रेट्स रैशनलाइजेशन करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मूव होगा मीडियम टर्म में। लेकिन बाज़ार उन सारे फैक्टर्स को इग्नोर करके नीचे की तरफ की अपनी रुख जारी रख रहा है। अगर मैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उन्होंने पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। बैंक्स एंड फिनेंशियल सर्विसेज मेन फैक्टर थे जो बाज़ार को नीचे की तरफ खींच रहे थे। ऑयल एंड गैस ने भी अंडर परफॉर्म किया, फार्मा भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, रियल्टी इंडेक्स ने भी अंडर परफॉर्म किया। अगर बुलिश फैक्टर्स की बात करूं, जो सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, सिर्फ एक एफएमसीजी ने पॉजिटिव बन दिया पिछले हफ्ते। उसके अलावा आईटी में और ऑटो में भी कम गिरावट देखने मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने भी ठीक ठाक आउट परफॉर्म किया, ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिली। अगर मैं नियर टर्म फैक्टर्स की बात करूं जो बाज़ार को आने वाले एक दो हफ्ते में ड्राइव करेगा, उसमें सबसे पहला फैक्टर तो रुपी डॉलर का परफॉर्मेंस रहेगा। अगर रुपी में गिरावट जारी रही तो एफपीआई दबा के माल बेचने वाले हैं, बिकॉज उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस होता है, उनके पोर्टफोलियोज़ को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। अगर रुपी स्टेबलाइज होता है या थोड़ा सा अप्रिशिएट होता है तभी जाके एफपीआईज़ की सेलिंग रुकेगी। उसके अलावा जो जीएसटी की मीटिंग्स होने वाली है, जीएसटी काउंसिल की, उसमें से क्या निकल के आता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जिस पे बाज़ार की नज़र होगी। अगर जीएसटी काउंसिल से कोई डिसाइसिव डिसीजन नहीं आता है, इनकंक्लूसिव रहती है मीटिंग और दोबारा दूसरे किसी डेट्स पे मिलना होता है, तो उस पे भी बाज़ार नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर्स है वो है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जैसे कि अगस्त के ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे सितंबर में, उस पे बाज़ार की काफ़ी नज़र होगी। बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ की मंथली जो नंबर्स आएंगे उस पे भी बाज़ार की नज़र होगी। रिटेल सेल्स के जो नंबर आएंगे उन पे भी बाज़ार की नज़र होगी। तो ये सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उस पे बाज़ार की पैनी नज़र होगी, जिसके बेसिस पे बाज़ार का रुख डिटरमाइन होगा। अगर मैं निफ्टी के लिए मेजर लेवल्स की बात करूं तो 24,350 जो कि अगस्त 8 का लो था, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा 24,265 जहां पर हमारा 20 डेमा प्लेस्ड है, वहां पर भी मार्केट सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। उसके अलावा 24,000, ये 3 क्रूशियल लेवल्स है जहां पर बाज़ार का सपोर्ट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर बाज़ार 24,000 का लेवल तोड़ देता है तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। 23,500 के लेवल तक बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए बाज़ार के लिए 24,000 का लेवल डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और चांसेस आर कि बाज़ार अगले हफ्ते थोड़ा साइडवेज रहे, बिकॉज काफ़ी सारे क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स काफ़ी करीब आ गए हैं। तो चांसेस आर कि बाज़ार वहाँ से एक हाथ बाउंस बैक ज़रूर दिखाए। तो जो लोग ट्रेडिंग का नज़रिया ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बाज़ार काफ़ी साइडवेज रहने के चांसेस हैं।
तो अगर आपको ऑप्शंस सेल करके ट्रेड करना आता है तो वो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है। उसके अलावा अगर शॉर्टिंग करनी हो तो जो सेक्टर सबसे कमज़ोर चल रहे हैं जैसे बैंक्स एंड फिनेंस और ऑयल एंड गैस, ये इस पे फोकस करना बेटर रहेगा। कैपिटल मार्केट थीम में भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने मिल रही है, गिरावट देखने मिल रही है। तो अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स ले रहे हो तो इन कुछ सेक्टर्स में फोकस कर सकते हो। जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं उनके लिए एफएमसीजी, ऑटोज़ और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इनमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स जो 52 वीक हाई की तरफ चल रहे हैं, तो आपको लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं तो बेटर इन्हीं में रहिए। अगर बाज़ार बहुत ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाती है तो फिर आप जो वीक सेक्टर्स थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स लेना बेटर होगा मेरे हिसाब से। और मेरा जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि ये जो टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है वो जारी रह सकता है। मैं बाज़ार में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देख नहीं रहा हूँ। यहाँ से निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% और गिर सकता है। मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने नहीं मिल रही है, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही बड़ा नेगेटिव आ जाए जो आज की डेट में हमें पता नहीं है। तो मोस्टली टाइम वाइज करेक्शन का मैं अंदाज़ देख रहा हूँ। और एक तरह से बाज़ार एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। पिछले एक साल से हम लोग टाइम वाइज करेक्शन देखने मिल रहे हैं। एक साल पहले जहाँ पर हम लोग थे, घूम फिर के ऑलमोस्ट वहीं आ गए हैं। तो एक बड़ा सा बेस फॉर्मेशन हो रहा है और हो सकता है अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीने, 2-4 महीने के लिए ये बेस फॉर्मेशन जारी रह सकता है, एक टाइम वाइज करेक्शन जारी रह सकता है। लेकिन बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जब भी ये टाइम करेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद एक बाज़ार एक बड़ी रैली दिखा सकता है, बिकॉज वैल्यूएशंस काफ़ी बेटर हो चुके हैं, काफ़ी कंट्रोल में आ चुके हैं। उसके अलावा जनरली ये जो टाइम वाइज करेक्शंस हैं वो 12 से 18 महीने लास्ट करते हैं। तो ऑलरेडी 12 महीने हम लोग निकाल चुके हैं ये टाइम वाइज करेक्शन के लिए। और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ हुए हैं जिसको बाज़ार ने श्रग ऑफ कर लिया है। तो जनरली जब सेंटीमेंट ख़राब होता है तो पॉजिटिव न्यूज़ को भी बाज़ार निगलेक्ट कर देता है। लेकिन जब अर्निंग्स पिकअप होंगी, जब बाज़ार एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका भी फैक्टर इन बाज़ार करना चालू कर देगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा नज़रिया होगा कि अगर आप मंदी का रुख अपनाए हुए हों तो बहुत ही केयरफुल रहें, अपने हेजेस को बेट करके चलिए। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ जो बाज़ार फैक्टर इन नहीं कर रहा है, वो अगर कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट आया, जैसे कि ट्रेड टेंशन्स में कूल ऑफ हो गया, यूएस और इंडिया के बीच में बातचीत दोबारा स्टार्ट हो गई, या फिर अर्निंग्स काफ़ी अच्छे पिकअप होना स्टार्ट हो गए, या फिर कुछ और मेजर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो जब बाज़ार घूमेगा तो बहुत तेज़ी से घूमेगा। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट्स कर रहे हो तो काफ़ी केयरफुली करिए, अपने बेट्स को हेज करके चलिए। और अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो भी कंजर्वेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी तेज़ी अभी के दिनों में दिखाई नहीं दे रही है। एटलीस्ट अगले कुछ हफ्तों के लिए बाज़ार साइडवेज रहने के चांसेस बेटर है। तो इसलिए जब तक बाज़ार साइडवेज चल रहा है, कोई एक ट्रेंड मूव नहीं दे रहा है, तो अपना ट्रेडिंग बेट्स छोटा रखें, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम रखें, ताकि जब ट्रेंड वाइज मूव स्टार्ट हो जाए तो आप बड़ी शक्ति के साथ, बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर पाओ। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो मेरे हिसाब से ये जो गिरावट देखने मिल रही है वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है और बाज़ार रेडी हो रहा है एक लंबे बुल रन के लिए। तो
आपको जो स्टॉक सेक्टर्स पसंद हैं उसमें आप ध्यान रखें और धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट कर लें। जो 2 सेक्टर्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा बैरिश हूँ इस टाइम पे, वो है कैपिटल मार्केट थीम्स और डिफेंस स्टॉक्स। मुझे लगता है कि ये दोनों ही थीम काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो चुकी हैं, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ओवर जस्टिफाई हो चुके हैं और अर्निंग्स इस तरह के आ नहीं रहे हैं। और ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स पे भी मैं इन सेक्टर्स के स्टॉक्स का देख रहा हूँ तो बहुत ही एक मीडियम टर्म अंडर परफॉर्मेंस के साइंस दे रहे हैं। लोग जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना चुके हैं वो अपना प्रॉफिट्स बेच के इन सेक्टर्स से, इन स्टॉक्स से बाहर आ रहे हैं। तो ये दोनों सेक्टर्स मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, कैपिटल मार्केट थीम्स और डिफेंस स्टॉक्स। और कंजम्पशन एक ऐसा थीम है जो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में 1-2 साल के लिए कंजम्पशन ऐसा थीम है जो मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। तो चलिए अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। तो चलिए अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।